आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी। आज जुमा है, कॉलर्स डे। आप अपने मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे और हम सुकून से सुनने की कोशिश करेंगे। नंबर तो आपको मालूम होंगे, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, मैं भी बता देता हूँ। 021 कराची का कोड है, 323309272829। इससे पहले कि हम कॉल्स की तरफ आएँ, आज की जो पाकिस्तान के अंदर की जो सबसे बड़ी जो ख़बर है वो बलूचिस्तान से आई है। पता चल गया होगा आपको, हर बुलेटिन में जा रही है कि ज़िला गवादर में पसनी और औरमारा के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पे हमला हुआ है। 14 फ़ौजी शहीद हुए हैं ISPR के मुताबिक, और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। मेरा ख़्याल है कि एक ही गो में बहुत महीने में ये शायद सबसे बड़ा जानी नुकसान है सिक्योरिटी और हाँ, फोर्सेस एक ही का। जगह पे हाँ, जुलाई में आपको याद है कि योब में और सुई में दो, सुई लेकिन में अलग अलग वाक़े थे, बारह उसमें बारह 12 फौजी जो हैं हाँ, उसमें। लेकिन ये एक ही ऑपरेशन में है। और उससे पहले ये ख़बर आई थी कि डेरा इस्माइल ख़ान के करीब पुलिस की जो गश्ती गाड़ियां हैं उन पे अटैक हुआ। बम असल में मारा गया। अभी तक ये तयन नहीं हुआ था जब तक हम यहाँ आए न्यूज़ रूम में कि ये खुदकुश हमला है या कोई बम फिट किया गया था। बहरहाल 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 21 के ज़ख्मी होने की इत्तला है। तो ये पाकिस्तान के अंदर का हाल है। बीच में हम थोड़ा सा ज़िक्र मौका मिला तो गज़ा का भी करेंगे, इसलिए कि वहाँ मुसलसल एक क़यामत जारी है 7 अक्टूबर के बाद से। अली हैदर साहब हैं कराची से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे इस बारे में बात करनी थी कि ये चीफ जस्टिस साहब का जो आज का फाइनल उन्होंने कर दिया है इलेक्शन की डेट, तो अब मुझे सवाल, मेरा थोड़ा सा क्रिटिक है उनके ऊपर कि उनका जो कंडक्ट है कि वो उनकी जो एक प्रोफाइलिंग हुई हुई थी, जो उनके जो मतलब जो लोग उनको काफी मतलब कहना चाहिए कि वो परसुएट कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे चीफ जस्टिस होंगे, तो वो कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को वो कायम करेंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन तो 90 डेज का आगे वाला जो टाइम फ्रेम है वो तो निकल गया है, वो तो ब्रीच हो गया है। तो अब वो उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई का कोई इंडिया नहीं दिया है कि किस पे क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, और वो जो 14 मई का जो डिसीजन था उस पर भी कोई उस पर उन्होंने कोई अपनी वो ऑब्जर्वेशन नहीं दी है। तो इस बारे में पूछना था कि जो इलेक्शन होंगे ये फेडरल इलेक्शन होंगे नेशनल असेंबली के, या प्रोविंशियल असेंबली के भी इलेक्शन इसी तरह से होंगे कि ये जो 8 फैब की जो डेट है। शुक्रिया। अली हैदर साहब, खासी खिचड़ी है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन वही मसला है कि आइन में एक शिक ये भी है कि अगर कोई डेडलाइन मीट नहीं होती, किसी भी जो सूरत हाल है या डेवलपमेंट है उसके बारे में जो एक हद है वो नहीं मीट होती, तो उसके बाद भी अगर वो काम हो जाए तो वो गैर आइनी नहीं होगा। ये भी एक शिक है, आइन में एक गुंजाइश, एक रोशनदान रखा गया है। तो उसी के तहत ये जो बार बार डेडलाइन टूटी 90 रोज़ की, अव्वल तो ये बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए थी, इसलिए कि जब एक मिसाल कानून शिकनी या आइन शिकनी की कायम हो जाती है तो हमने देखा है कि उसमें और बड़ा शगाफ पड़ता है, बजाय इसके कि उस शगाफ को पुर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अगर उसी पे हम बज़िद होकर बैठ जाए, जी 90 डेज़ तो गुजर गए, तो अब गुजर गए तो क्या हुआ, क्या इलेक्शन ना हो? तो उसी के लिए वो आइन में वो एक गुंजाइश रखी गई है। और दूसरे क्या था इनका इलेक्शन प्रोविंशियल और नेशनल एक ही दिन जी, होंगे। वो गुमान यही है कि इलेक्शन जो हैं एक ही दिन होंगे, इसलिए कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं अगर उनको टुकड़ों टुकड़ों में किया जाए तो जाहिर है कि उन पे बर्डन बढ़ जाता है, ख़र्चा बढ़ जाता है। तो पिछले 2-3 बल्कि इससे भी ज़्यादा इलेक्शन से मैं तो यही देख रहा हूँ कि वो एक ही दिन होते हैं। और फिर एक नुकसान ये भी होता है कि अगर सूबाई असम्बली के वक्फे से हों और पहले उसके हो जाएं मरकज़ी असम्बली के, तो वो जो नताइज हैं ना नेशनल असम्बली के, वो अमूमन जो सूबाई असम्बली के नताइज हैं उन पे भी असरअंदाज होते हैं और एक अजब समा हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक ही दिन तय किया गया है कि इलेक्शन हो, ख़र्चा भी बचेगा, सिक्योरिटी का इतना इशू भी नहीं होगा,
और धांधली के इल्ज़ाम लगेंगे तो सही, लेकिन उस तरह से नहीं लगेंगे जिस तरह दो अलग अलग सेपरेट सिचुएशन में लगते हैं। दूसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब से जो तवक्कुआत है ना, उनको भी ज़रा मैनेज करने की ज़रूरत है कि जिस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, जो इदारा जितना ताकतवर है वो उसकी धज्जियाँ उड़ाता रहा है। माजी के जो चीफ जस्टिस हैं उनके सारे अमाल हमारे सामने हैं, तो इनसे जो तवक्कुआत हैं कि ये आके जो है सारे हमारे दरीना मसलों को ये हल करेंगे, मेरा ख्याल है थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा। कम अज़ कम इन्होंने आके पहले ही 2-3 चीज़ें जो हैं जो वो उनके हाथ में हैं वो कर रहे हैं। बाकी ज़ाहिर है कि आगे उनका अपना कॉन्डक्ट है, और अगर कॉन्डक्ट जो है वो उन्होंने भी दिखाया कि माजी के चीफ जस्टिस की तरह बिहेव करना शुरू किया तो क्रिटिसिज्म होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है थोड़ा सा मुस्बत उसको रखें कि कम अज़ कम इलेक्शन की एक डेट आ गई है, इसी से मुल्क आगे बढ़ सकता है। और राहील अशर साहब हैं कराची से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यही आज शाहजेब जिलानी साहब और बसरुल्लाह साहब, मैं आज ये जो फैसला है ना इसके हवाले से मैं कुछ बातें करना चाह रहा था, पर चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी लगाई है तो मैं सिर्फ 2 बातें आपसे करूंगा और बाकी बातें जो है वो मैं अपनी बेगम से कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, दो बातें वो ये है, लाइटर नोट पे बात करना चाह रहा था मैं। देखिए 2 बातें हैं इसमें करना चाहूंगा। आज जो फैसला है वो मैंने इसका पूरा पढ़ा है वेबसाइट पे। उस पे उन्होंने आरिफ अलवी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज और बहुत उंगलियां उठाई हैं। आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनके कंडक्ट के ऊपर। और वैसे भी कल जब न्यूज आ रही थी कि जी जब ये इलेक्शन कमिश्नर और उनका वक्त और अटॉर्नी जनरल गए तो वो डेट्स नहीं मान रहे थे, फिर वो हुआ, फिर दोबारा जब अटॉर्नी जनरल गए तो पता नहीं उन्होंने क्या चीज उनके कान में बोली कि उन्होंने कहा ठीक है 8 फरवरी दे दीजिए। और अगली बात जो उन्होंने मीडिया के हवाले से बोली है, इस माजरत के साथ बात करूंगा, उसमें आपका चैनल शामिल नहीं है, पर 2014 से 2023 तक हमारे कुछ मीडिया हाउसेज ने जो इस मुल्क में अनसर्टेनिटी और नेगेटिविटी जो फैलाई है ना, उसके ऊपर उन्होंने सही उनको तंबीह किया। अब 2014 में देख लीजिए, उसके बाद फिर 2000 कुछ चैनल जो थे मीडिया हाउसेज वो उस वक्त मियाँ साहब को सपोर्ट कर रहे थे, मियाँ इमरान खान की गवर्नमेंट आई वो उनको सपोर्ट कर रहे थे और कुछ उनके अगेंस्ट थे। इसी तरह जब पीडीएम की हुकूमत आई तो वो कुछ उनके अगेंस्ट थे, कुछ उनके फेवर में थे। तो मीडिया हाउसेज को भी उन्होंने जो लगाम डाली है मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज डाली है। बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। मीडिया की इन्होंने बात की तो हम चूंकि हमें मौका नहीं मिला, हम ज़्यादा गज़ा पे फोकस कर रहे हैं जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन ये जो पूरी हेयरिंग्स हो रही हैं इसमें अपने अंसार अब्बासी नहीं सॉरी अंसार आलम माफी चाहते हैं अबसार भाई, तीसरी दफा में आपका नाम ठीक लिया गया है। आपके उस बयान की इतनी दहशत है। अबसार आलम साहब जो हैं उन्होंने भी जो बातें की हैं कोर्ट के सामने, मेरा ख्याल है कि वो भी एक हमारे यहाँ मिसाल है कि आप 2 साल रहें चेयरमैन पैमरा, और आप ये जो इन्होंने मीडिया की बात की, मीडिया की आप जो है कवायद और ज़वाबित को वज़ा करने की कोशिश करें। जो चैनल फतवे देते हैं, जो 2 नंबरियाँ करते हैं, उनको जब आप थोड़ा सा सरजनिश करने की कोशिश करें तो कैसे रियासत हरकत में आती है, कैसे एक बंदे को विलिफाई किया जाता है, टारगेट किया जाता है। मतलब मैं ये भी कहूँगा कि उन पे जो भी तोहमतें इल्ज़ाम लगते रहे, आई थिंक हमारे यहाँ बहुत रेयर है कि कोई बंदा इतना डट के खड़ा रहे और वो 4 साल 6 साल जो है उसको भुगतता रहे। और अब जो हम सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं कार्रवाई और जो इंसिस्टेंस है कि जी आप इसको छोड़े नहीं, इस मामले को आप इसको तह तक पहुंचाएं ताकि ऐसी हरकतें दोबारा ना हो इस मुल्क में। क्योंकि देखिए हमारे मीडिया का जो क्रिटिसिज्म हम बार बार सुनते हैं उसमें बड़ा अमल दखल इन्हीं बातों का है कि जब आप 2 नंबर लोगों को मीडिया में लेकर आएंगे, आप अपनी पसंद की डिक्टेशन करेंगे, आप मीडिया को यूज़ करेंगे फतवे देने के लिए, ये करने के लिए, तो बिगाड़ जो है हम सब बदनाम हो जाते हैं उससे। हमारा सबका जो काम है वो उससे अफेक्ट होता है। तो ये भी चूंकि इसी से एक जुड़ा हुआ मामला है तो आई एम ग्लैड के राहील अशर साहब ने थोड़ा अच्छा उसमें ये भी है कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी ऐसा फैसला होना चाहिए कि आइंदा के लिए रास्ते बंद हो जाएं या नज़र आए, ये हो जाएगा, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आइंदा कुछ ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब 73 का आइन बन रहा था तो उसमें आर्टिकल 6 शामिल किया गया था। भुट्टो साहब को पक्का यकीन था कि आर्टिकल 6 की वजह से मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया, दफन कर दिया। फिर आपको पता है क्या हुआ। तो उस वक्त तो ठीक है,
लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसा नहीं है, बस नीयत ख़राब होनी चाहिए आपकी, बाकी रास्ते तो निकल आते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी समझ में नहीं आ रही, हो सकता है आपकी समझ में आ रही हो, 11 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन हो सकते हैं, उसकी वजह ये कि 11 को एतवार है। और सदर साहब से जब वो मिलने गए सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पे, तो उन्होंने कहा जी 8 को होने चाहिए, हालांकि 8 को जुमेरात है, वर्किंग डे होता है। तो ये 3 दिन से कोई फ़र्क ना पड़ता। असल मसला ये कि इलेक्शन की एक डेट जो है वो ट्रांसपेरेंट अंदाज में क्लियर कट जो है वो आयरन क्लॉड होके तय हो गई, ये असल बात थी। लेकिन ये कि साडा बाबा उते रहना चाहिए या साड़ी लत ऊंची रहनी चाहिए, ये जो हमारे अंदर है ना कि वो कह रहे हैं 11 को इसलिए कि संडे है, वो कह नहीं जी 11 नहीं, चूंकि आप कह रहे हैं 11 इसलिए। तो मुझे अजीब सा लगा ये। तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि ये जो सितारों का इल्म और ज्योतिषी जो लोग होते हैं उनका बड़ा ये होता है कि फला दिन ज्यादा मुबारक है और फला दिन मनहूस है। उसमें तो शायद क्या इंटरेस्ट है? ये देखें तरह तरह की बातें चल रही हैं कि किसी ने कहा कि नहीं जुमेरात को अगर रखेंगे तो शायद किसी को फायदा हो। अच्छा, वल्लाह इसकी क्या मंतक है, इसकी क्या है ये, लेकिन 12 जी मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या है। हाँ, ये क्या चीज़ है। तो हमारे पास अगले कॉलर हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर राशिद साहब। इस्लामाबाद से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर आप लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। पहले तो सर आप सबको बड़ा अप्रिशिएट, बड़ा अच्छा माशाल्लाह आप लोगों ने प्रोग्राम अरेंज किया। अच्छा, इसमें एक चीज जो करंट इस वक्त जो गजा इसराइल का जो चल रहा है कन्फ्लिक्ट, उस हवाले से एक छोटा सा सर मैं अपनी देना चाहता हूँ। जी जी। इस वक्त देखें जो यहूदी हैं या इसराइली हैं उनका तकरीबन 80 लाख की आबादी है, और एज कम्पेयर टू इसको देखें तो इस वक्त जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो 1.5 अरब की उनकी ऑलमोस्ट आबादी है जी पूरी दुनिया में। फिर भी जो है ना हम इतनी तादाद और हमारे पास मिसाइल होने के बावजूद, ताकत होने के बावजूद, फिर भी जो है ना हम अभी तक अबाबीलों का इंतजार कर रहे हैं कि अबाबील विल कम और फिर जो है ना वो गजा सेफ हो जाएगा। और यकीन माने कि अगर अब की बार अबाबील आए ना तो उन्होंने हम मुस्लिम्स को ही मारना है, जो हम जो इस वक्त और बाकी वो लोग जो जुल्म को देख रहे हैं और ताकत होने के बावजूद जो है ना कोई इसका एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी जी। तो इसको एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे लिया जाए, रादर इसके कि हम चलें एक रिलीजन को हम सामने रख के एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर हम लें तो ये चीज इस वक्त जो हो रही है इसको बड़ा सख्ती से जो है मजीद इसके ऊपर जो है आप भी कोशिश करें, एक सजेशन दें अपनी तरफ से। अच्छा, सेकेंडली चीज जो मैं पाकिस्तान का एक सबसे बड़े जो इस वक्त इशू जो मेरी नजर में है सर वो है ब्रेन ड्रेनेज। सर ब्रेन ड्रेनेज के ऊपर जो है ना आप थोड़ा सा इसको अगर आप हाईलाइट करें, और पर्टिकुलरली जो हमारी यंग जनरेशन है, हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो बड़े इस वक्त मायूस हो चुके हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये ब्रेन ड्रेनेज इसी तरह चलता रहा और एक टाइम आया कि जिस वक्त हमारे पास टेक्निकल लोगों की बिल्कुल खात्मा हो गया, तो श्रीलंका हमारे सामने है। वहाँ पे एजुकेशन या वहाँ पे जो उनका लिटरेसी रेट था वो बहुत ज्यादा था, बट उनके पास जो थी वर्क फोर्स, टेक्निकल वर्क फोर्स नहीं थी, प्रोफेशनल्स की कमी थी, जिसकी वजह से ऑब्जर्वेशन। तो काइंडली सर इन दोनों चीजों को जरा हाईलाइट कीजिएगा। जी शुक्रिया आपके सवालों का। बिल्कुल करेंगे। आप कौन सा ले रहे हैं? आप कौन कॉलर है? नहीं, मैंने कहा इस पे वो कह रहे हैं ना थोड़ा सा इस पे बात। हाँ, तो उन्होंने अपनी सजेशन दे दी। क्या ब्रेक लेना है? हमें ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं। जी, प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। आपकी हम कॉल्स ले रहे हैं। हमारे पिछले कॉलर इस्लामाबाद से डॉक्टर अरशद ने 2 पॉइंट्स उठाए। एक तो ये कि ये मुसलमानों की तादाद और यहूदियों की तादाद, फिर आपने बड़ी अच्छी बात की खुद ही की कि ये इस सारे मामले को, गज़ा के मामले को, ये तहजीबों का टकराव या मज़ाहिब का टकराव की बजाय इसे एक सियासी इशू के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि उनके जो पड़ोसी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी तो हरकत में नहीं आ रहे। उनकी सारों की अपनी अपनी सियासी और माशी वजूहात हैं। दूसरा जो आपका पॉइंट था कि हमारे यहाँ से आपने कहा ब्रेन ड्रेनेज, आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से नौजवान लोग जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं। तो इस पर ज़ाहिर है कि अफसोस होता है, क्योंकि अगर आपके जो बेस्ट लोग हैं, जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं, अगर उनको इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं
तो उनके बाहर जाने में कोई कबाहत नहीं है। मैं अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ। बड़े अरसे तक मैं ये कहता रहता था लोगों के से कि नहीं, अपने मुल्क में रहो, यहाँ पे काम करना, लेकिन अगर यहाँ पे आप फ्लरिश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा है, हमारी सियासत ऐसी है, हमारी मईशत ऐसी है, और आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, यूरोप की मिल रही है, अमेरिका की मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया की मिल रही है, तो मेरा तो मशवरा है कि आपको बाहर जाना चाहिए। अब उसके बाद जब आपने वहाँ पे कोई आला मुकाम हासिल कर लिया, या आपका इनफरादी फैसला है कि आप वापस आके अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, या आप वहाँ से निकल लेते हैं। तो अभी हमने सुना है कि पिछले 1-1.5 साल में कुछ 6-7 लाख नौजवान जो है वो चले गए। 8 लाख एक साल में गए हैं, और वो भी लीगल तरीके से, लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक रियलिटी है जिसे हमें मानना पड़ेगा। हमारी गवर्नमेंट को, हम लोगों को चाहिए कि आप मुल्क को बेहतर करें, इसको किसी डगर पे लगाएं, ताकि मजबूरन लोग जो है वो बाहर ना जाएं, वो यहाँ के इदारों में आगे बढ़ें। तो हमारे पास अब अगले कॉलर हैं कराची से अब्दुल कयूम साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर मैं वसतुल्लाह खान साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी जी करें। वसतुल्लाह साहब की मैं कॉलम भी पढ़ता हूँ BBC में, उसको फॉलो भी करता हूँ काफी टाइम से, और शेर भी सुनता था बाकायदगी है जी। मेरा सवाल है कि 2017 में जब इलेक्शन हो रहे थे तब हमें कन्फर्म था कि इमरान खान जाएगा। अब के जब इलेक्शन करीब आ रही है, फेब्रुअरी में है, तो अब हमें फिर भी करते कन्फर्म है कि नवाज शरीफ आने वाला है। ये सिस्टम कब तक चलता रहेगा ऐसे? नवाज शरीफ आने वाला है, तो मतलब इसमें क्या मसला है? ये मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो हमारी है, जो हमारे जो वोटों की अहमियत को नहीं बता रहे, वो जो भी वो अपनी पसंद बता दें, कभी इमरान खान होता है, कभी नवाज शरीफ होता है, ये कब तक चलेगा? तो आपकी क्या ख्वाहिश है, फरवरी के इलेक्शन में किसे आगे आना चाहिए? वो तो आवाम फैसला करेगी ना, ये तो हमें पहले ही बता देते हैं कि ये कौन आएगा। नहीं तो हो सकता है ना फरवरी में आवाम ही फैसला करें। नहीं सर, ये तो काफी तरह ऐसे रहा, अभी कंफर्म होता है, मीडिया देखते हैं कुछ देखते तो फिर इलेक्शन का क्या फायदा? वही तो हम पूछ रहे हैं ना सर। अच्छा, नहीं मेरा ख्याल है कि आपको इतना ज़्यादा मायूस नहीं होना चाहिए। इलेक्शन जितने भी ख़राब हों वो होने ज़रूर चाहिए। इलेक्शन बिल्कुल ना होने से ख़राब इलेक्शन का होना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, उसी में से कोई बेहतरी की सूरत निकलती है। जिस तरह जमहूरियत के बारे में कह सकते हैं कि ख़राब जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर है, इसलिए कि सेल्फ़ करेक्शन का उसमें सिस्टम मेकैनिज़म एक मौजूद होता है। तो नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, बिलावल भुट्टो आए, इन पे एतराज़ात अपनी जगह कि इन्होंने सियासत को पिछले 40 साल से इनका तसल्लुत है, ख़ानदानी तसल्लुत है, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे चलना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आज आप पता है ना 3 नवंबर है, हाँ, और 3 नवंबर के दिन मुशर्रफ साहब ने अपनी दूसरी इमरजेंसी नाफिज की थी। जी, याद है आपको? पूरा ब्लैकआउट हो गया था, मीडिया बंद, ये बंद, और ये बिल्कुल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बांध दिया था कि कोई बाहर ही निकलेगा। तो अब हम अपनी सियासत से बड़े बेजार भी रहते हैं, हम शिकायतें भी करते हैं अपने लीडरों से, लेकिन जैसे वसत ने भी कहा, ये जैसे भी हैं ये इस मुल्क के सियासी लोग हैं, हम इनका एहतसाब भी कर सकते हैं, गद्दार नहीं है। और हम इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम उनको कर सकते हैं, लेकिन जब कोई ताले आजमा आएगा वो तो आपकी जो है ना वो टेंटवा ऐसे दबा देगा कि फिर आपकी आवाज़ भी नहीं निकलेगी, और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई बेहतरी आ सकेगी। अच्छा, लफ्ज़ ताले आजमा से मेरे जहन में फ़ौरन एक बड़ा सा ताला आ जाता है। अच्छा, वो सही भी है, वो हर एक चीज़ को ताले भी लगा देता है ना, तो ताले आजमा। अच्छा, अब्दुल सत्तार साहब हैं सखर से। जनाब बड़ा शुक्रिया सर। शाहजेद साहब और वसतुल्लाह खान, आपसे पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल सखर में भी मुलाकात हुई थी, बड़ी खुशी हुई आपको सामने देख के। थैंक यू। मेरा जो सवाल था वो मौसूद साहब, मैं आपको ही कोट कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तानी सिनेमा, पाकिस्तानी फिल्म 365 से 52 हफ्ते या 40 फिल्में भी अगर साल में बन जाएं तो हमारा सिनेमा किसी न किसी शक्ल में जिंदा रहे। हमारे पास इंटरनेट के वो वसाइल नहीं है कि कोई भी अच्छी फिल्म रिलीज हो तो हम देखने जाएं। पाकिस्तानी सिनेमा दोबारा बनने शुरू हो गए थे, पाकिस्तानी सिनेमाओं में रश बढ़ गया था, मगर वो सिलसिला रुक गया है। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि मैं सखर में रहता हूँ, मैं तो कराची में भी जाके वो फिल्म देख सकता हूँ। क्या डंकी जो है वो शाहरुख खान की फिल्म पाकिस्तान में रिलीज होगी? क्योंकि ये सिलसिला रुक गया है। वो तो दुबई के जरिए हमारे पास आती हैं फिल्में, प्रोपेगेंडा फिल्म है, तो आप उस पर बैन लगा दें, वो सेंसर बोर्ड उसको रिलीज करने से रोक देता है।
तो ये सिलसिला रुक गया है पुलवामा के 2018 के बाद। जो प्रोपेगेंडा फिल्म है उस पर आप बंदिश लगा दें। वो जो जनरल फिल्म्स हैं, जो पाकिस्तानी सिनेमा पे एक रश था, वो फिर से रुक गया है। तो ये सिलसिला कब तक और बंदिश आपके ख्याल में रहेगी? मैं वो आपसे कुछ कमेंट्स लेना चाहता था जी। बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे इसका कोई हल है या ये बैन उठेगा, इसलिए कि जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं आप जानते हैं। 65 की जंग से पहले तक हिंदुस्तानी फिल्में ज़बरदस्त तरीके से आती थी, वहाँ यहाँ की सिनेमा इंडस्ट्री बिज़नेस उन्हीं की दम पे चलता था। 65 की जंग हो गई, उसके बाद से जो पाबंदी लगी है तो फिर वो 21वीं सदी के शुरू तक रही है, इतना तवील अरसा हुआ है। तो अभी तो सिर्फ मेरा ख्याल है 5 साल हुए हैं, और अल्लाह करे कि कुछ अक़ल आए कि किताबें और फिल्में रोकने से और तो कुछ नहीं होता, लोगों के दिमाग जो हैं मज़ीद बंद होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको बतौर रियासत हिंदुस्तान और पाकिस्तान को ये सूट करता है कि रियासत दिमाग जो हैं आवाम के उन्हीं की तरह ये सोचें जैसे वो सोच रहे हैं, वही हम भी सोचें, तो उस लिहाज से ये बैन कामयाब है। अदरवाइज़ इससे मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। एक वक्फ़ा ले लेते हैं, फिर आपकी कॉल्स फिर लेते हैं। वेलकम बैक। शरीफ मलिक साहब हैं खुशाब से। आपसे जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। चले जाते हैं हम यारो न मंजिल ना किनारा है, चले जाते हैं हम यारो न मंजिल ना किनारा है, वही हालात हैं अपने, वही रोना हमारा है। वाह, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हद निगाह तक जहाँ गुबार ही गुबार है। मैंने आपसे गुजारिश की थी ना पीटीसीएल केसेस के बारे में, वो उसी तरह फिर पहले की तरह हुआ है। केसेस हमारे प्रपोज काज लिस्ट में 165 केसेस से लगाए गए थे। आज फाइनल काज लिस्ट आई है, उसमें केस शामिल नहीं है। तो काजी फाइज़ा साहब के बाद हमें बड़ी उम्मीद लगी थी कि काजी साहब आ गए हैं तो हमारे हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह के सहारे चले जा रहे हैं। दूसरा सर आपसे एक गुजारिश करनी थी कि हमारे यहाँ पंजाब में एक इदारा है, पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी जी, तो उसके डायरेक्टर की सीट खाली है, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। ये असेंबलियां टूटने से पहले की, ये 2 जिलों को डील करता है, जिला खुशाब को और जिला तखर को। ये इसको पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट कहते थे, अब इसको पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी कहते हैं। तो मैंने उसकी सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट भी की थी। हम लोगों ने प्लाट ट्रांसफर के लिए लाखों रुपए फीस भी जमा करवाई है, टैक्सेस जमा करवाए हैं, लेकिन वो सीट खाली है। सिटीजन पोर्टल से भी हमें जवाब आया कि जी जब तक इलेक्शन नहीं होते, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगाई हुई है जी। अब इलेक्शन की डेट उन्होंने 8 फरवरी की दी है। इस तरह तो ये साल पूरा गुजर जाएगा। हम लोग इंतजार में बैठे हैं कि कभी किसी की पोस्टिंग होगी तो हमारे मसाइल हल होंगे। तो इस सिलसिले में गुजारिश थी कि आला हुकाम तक हमारी ये बात पहुँचा दें कि कुछ इन मामलात पे भी कुछ तवज्जो दें। जो सीटें खाली हैं कम अज कम उन पर किसी की पोस्टिंग तो कर दें। सही बात है, एक सीट खाली हो। अच्छा, यहाँ ये भी सिस्टम नहीं है ना कि मसलन अगर आप छुट्टी पे हैं या आप रिटायर हो गए हैं तो मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मैं तब तक टेक ओवर कर लूँ एड हॉक बुनियाद पे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें बेहतरीन बहाना मिल जाता है, सर जी डायरेक्टर साहब साइन करते हैं, वो तो है ही नहीं, साइनिंग अथॉरिटी तो नहीं। तो ये बहुत अजियतनाक सूरत हाल है। मतलब आप पोस्टिंग करें, रिटायरमेंट करें, ये आपका अंदरूनी मसला है। मैं बतौर साहिल, मैं बतौर आम आदमी व्हाई आई एम सफरिंग। कुछ तैनातियाँ जो हैं वो तो शायद इलेक्शन कमीशन की परमिशन से भी ये कर लेते हैं। अब पता नहीं ये पोस्ट कितनी अहम है या कितनी लुक्रेटिव है, इसमें कितने लोगों का इंटरेस्ट है कि ये उन्होंने बेहतर समझा कि खाली छोड़ दें, बाद में बांटेंगे। एजाज मुजफ्फर जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। हाँ, मैं एक बहुत मुख्तसर बात समझ रहा हूँ। वैसे तो मुझे बहुत देर के बाद मेरी बारी आई है, जो कि आपके प्रोग्राम की मशहूरी इतनी है कि आपके कॉलर्स में जी फरमाइए, क्या 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 जैदी साहब फरमाइए। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि मेरी बारी बड़ी देर से आई, लेकिन बहरहाल मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आपके प्रोग्राम में। अच्छा चलिए, वो तो अब हम इसकी तरदीद इसलिए नहीं करेंगे, बहुत सारे बेचारे ट्राई करते रहते हैं, वो नहीं उसकी बात हो पाती। मैं कह रहा हूँ ना, मैं लगी हूँ। लेकिन आप जो है क्या आगे क्या कहना चाह रहे हैं, वो गुजारिशात मैं सुनना चाह रहा हूँ आपसे।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका दिया जाए, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये वो 2 पार्टियां हैं जिन्होंने 3-3 बारी जो है वो मसनद इक़्तिदार पर जो है वो बड़ा जमान रहे हैं ये, तो इनको शिकायत किस बात की है? इक़्तिदार के तो बड़े मजे लिए इन्होंने। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट डज प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड? ये तो मुझे समझ गया था, आप दोनों लर्नेड लोग हैं या ठीक है बिल्कुल सही। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये है कि आप जो भी मेला लगाना चाह रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा प्लॉट अलॉट कर दें जिसमें खड्डे हों, दूसरे को बिल्कुल हमवार ज़मीन पे अलॉट कर दिया जाए, और तीसरा जो है उसको दरिया अलॉट कर दिया जाए प्लॉट के नाम पे। और सियासत में भी यही है। जैसे 2018 की मतलब मिसाल ले लें, वो ये असल में वहाँ से ये शायद टर्म जो है इसमें ज़िंदगी पड़ी है कि एक फरीक को बिल्कुल खुली आज़ादी दे दी गई, दूसरे के हाथ बांध दिए गए, और कहा जी अब मैच शुरू। अब उस फरीक के हाथ बांध दिए गए हैं और दूसरे को आज़ादी दे दी गई है। तो मुराद ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो सबके हाथ बांध दो या सबके हाथ खोल दो, इसे कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। दूसरा ये भी तस्हीह कर लें, ये जो हमारे यहाँ मीडिया पे ये जो तबसरा निगार रोज रोज कहते हैं ना कि बारियां ली, देखें हर मुल्क की जमहूरियत में पार्टियां जो हैं वही घूम फिर के इक़्तिदार में आती हैं। अमेरिका में कभी डेमोक्रेट्स होते हैं, कभी रिपब्लिकन होते हैं, भारत में कभी कांग्रेस है, तो किसी ने नहीं कभी बीजेपी है। तो ये जो एक वो बना हुआ है ना हमारे यहाँ की जी बारियां ली, जैसे भी वो इलेक्शन थे, वो इलेक्शंस में जीत कर आते हैं ना, तब उनको इक़्तिदार मिलता है। तो थोड़ा सा इसको हमें समझने की और तस्हीह करने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बाकी आपकी कुछ और कॉल्स लेते हैं। प्रोग्राम में अब हम कॉल शामिल कर रहे हैं क्वेटा से। उबैदुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, खैरियत है? उबैदुल्लाह खान साहब शाहजेब, अल्लाह का खैरियत है जनाब? शुक्रिया, आप बताएं। बड़ी मेहरबानी। ऐसा है कि अभी तो 2 बड़े मसले हैं यार जो हम टीवी पे देखते हैं, एक जो है फलस्तीन का मसला है, दूसरा हमारे अफगान भाइयों का मसला है जी। तो ऐसा है कि सर यहाँ पे तो एक इंसानी अलमिया 17 लाख लोगों का भेज रहे हैं, वो तो अलग अपनी जगह मसला है। ये वो जो लोग जिनके पास कार्ड है, हुकूमत ने भी इजाजत दे रखी है कि यार कार्ड वालों को तंग नहीं करना। यहाँ हमारे यहाँ कोयटा में, चाकी में, सिंध में, पंजाब में कार्ड वालों को भी पकड़ के उसके कार्ड जो है कैंची से काट देते हैं, फेंक देते हैं, फिर उनको उनसे पैसे ले लेते हैं। उनको ऐसा हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा नंबर होने चाहिए कि वो सबको मुहैया हो कि वो राब्ता कर सके कि भाई जो ज्यादती कर रहे हैं पुलिस वाले, नेवीज वाले आज पाकिस्तान के कोने कोने में, तो उन जैतों का तो कम से कम हजाला हो सके कि हमारे अफगान भाई इतनी बदुआएं भी ना दें कि हम लोग जो पहले से इनके सर के ऊपर हम लोगों ने खरबों रुपए कमाए, फिर भी लोगों को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल मसले पे अगर आप कुछ कह रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ज्यादती की, ये तो पूरे पाकिस्तान से आती रही हैं हालिया हफ्तों में। हमने मेरा ख्याल है कल परसों भी इस पे हमने बात की थी, और हमारे सहाफ़ी हैं पेशावर में, उन्होंने हमें यही बताया कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त में हैं। और ये भी एक अजीब बात किसी ने पॉइंट आउट की कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये गज़ा की जो सूरत हाल है उस पर बहुत दुखी और गमज़दा हैं, लेकिन अपने मुल्क से जो आप इतने लाखों लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती करके निकाल रहे हो इतने शॉर्ट नोटिस पे, उस पर एक बेहिसी सी नज़र आती है। तो आपकी ये बात सही है कि इसके अजाले के लिए अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ कंप्लेन कर सकें तो शायद उससे कोई फ़र्क पड़ जाए। यार इसका सिंपल तरीक़ा है, अगर वो होना चाहे, मसलन अगर मैं अपने SMS पे ये मालूम करना चाहूँ कि मैं टैक्स पेयर हूँ या नहीं, या मैं ये मालूम करना चाहूँ कि मेरे नाम पे कितनी सिमें हैं या नहीं हैं, या मेरा शनाख्ती कार्ड जो है वो असली है या नहीं है, मैं सिर्फ एक SMS के फासले पे हूँ। ये जो अफ़गान कार्ड है, ये ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड तो होगा। उस डिजिटल रिकॉर्ड से अगर SMS सर्विस को मुंसलिक कर दिया जाए तो वो जो पुलिस वाले हैं या जो भी लोग हैं, ज़ाहिर है कि वो ये इस तरह की स्कीमें तो कमाई का होती है ना, सीज़न होता है, वो तो सीज़न लगा हुआ है,
तो वो भी SMS से क्यों नहीं जुड़ सकती वो सर्विस के जी, तो ये वेरीफाई हो सके कि इसका अफगान कार्ड अभी तक वैलिड है या नहीं है। इसमें क्या ऐसा मसला है, कौन सी रॉकेट साइंस है? क्योंकि ज़्यादातर ये हार्ड कॉपी पे चल रहा है काम। हाँ, और बहुत सारे लोग, जैसे हमने उस दिन भी सुना कि जिनके एक्सपायर हो गए, फॉर एग्जांपल 2-3 महीने हो गए एक्सपायर हुए 30 जून को, तो वो लोग तो फिर इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और कमाई का जरिया बन जाते हैं। लेकिन आपने इस मसले पे कॉल की, ध्यान हमारा इस तरफ भी गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास अगली कॉलर हैं लाहौर से फरहत गनी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, इस वक्त मैंने बात करनी है कि हम पाकिस्तानी इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल हर तरह से इफ वी फाइंड आवरसेल्व्स वी आर इन अ स्टक पोजीशन, ठीक है। एक सवाल है मेरा कि सुना था किसी ज़माने में शायद कि नेटो की तरह कोई इस्लामिक फोर्स बनी है जिसका हेड चीफ जो है वो जनरल शरीफ है। वो इन्होंने फोर्स जो थी वो क्या रेत से अब्रकलता करने पे लगा दी हुई है कि जिसका कोई वजूद ही नजर नहीं आ रहा है। सेकंड थिंग इज कि इलेक्शन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल देखें, उसमें यह है कि IMF की टीम पहुंची है तो सबको होश आ गई है कि बॉसेस आ गए हैं जी। लाइन हो गई डिस्कनेक्ट। तो क्या यार, इस्लामिक फोर्स जो थी वो नहीं, इस्लामिक फोर्स बेसिकली वो IDA की हद तक थी, सऊदी प्रोजेक्ट था वो, और यमन के हवाले से था, मेनली यमन के हवाले से था। और दूसरे ये कि आज तक पता नहीं चला कि वो किसके मातहत काम करेगी। 40 अगर ममालिक की फ़ौज है तो कोई एक तो कमांड होगी ना। वो कमांड आज तक पता नहीं चली कि उसका जो है वो SOP क्या होगा, उसके जो ज़वाबित है किन ज़वाबित के तहत ऑपरेट करेगी। वो उसी वक्त कायम हुई थी जिस वक्त उसका ऐलान हुआ था। उसके बाद से फिर, और वो जो हमारे इतने मशहूर सिपह सालार थे जो हमने उनको दे दिए थे, उनका कुछ पता है कि वो है वहाँ पे नहीं है क्या? वो तो वहाँ होंगे, लेकिन वो भी क्या करे, इसलिए कि वो उसके वो ही नहीं बन रहे। क्या कहना चाहिए, ऑपरेटिंग पार्ट ही मेरा ख्याल है नहीं बना है। तो बस वो उसी ज़माने तक थी वो। मोहम्मद सलीम साहब हैं कराची से। हेलो हेलो, सलाम वालेकुम सर जी, मैं सलीम बात कर रहा हूँ। जी जी और जब भी कॉल मिलेगी मेरी तो मैं वो दवा की बात जरूर करूंगा जो एपिलेसी में इस्तेमाल होती है, टेगोरोल। जी जी, शायद किसी वजीर साहब को अगर वो है तो कुछ समझ में आ जाए कि यार लोग बहुत परेशान हैं। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, चलो इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसी पार्टी भी है जिसके अंदर जमहूरियत हो? मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन पार्टी में किसी में भी जमहूरियत नजर नहीं आती। एक आध हो तो हो। आप क्या कहते हैं सर? आप सही कहते हैं, सही बात है, जमहूरियत होनी चाहिए पार्टियों में, लेकिन है नहीं। ठीक है ना, पार्टियां जो है वो अफराद के नाम पे है सर, मुस्लिम लीग खानदानी नवाज शरीफ के नाम पे है यार। इसी तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं है तो सिफर है वो। जी 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 जी, तो फिर इस लिहाज से तो होनी चाहिए ना खानदानी सियासत, ताकि अगर वो मेन बंदे इधर उधर हो जाए तो फिर पीछे कोई हो तो सही ना। नहीं, हमारे जैसे डिसफंक्शनल मुल्क है। 10 आदमी तो पैदा करें ना अपनी पार्टी में सर, जो संभाल सके यार। हाँ, अभी देखिए इमरान खान साहब की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। जो भी उन्होंने लीडर पैदा किए थे, एक से एक को उन्होंने उठा लिया। आज असद कैसर को भी उन्होंने उठा लिया, क्योंकि वो उन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इंटरव्यू नहीं दिया है। तो जो इस हमारे जैसे मुल्क में आप मुझे बताएं ना कि क्या क्या हो सकता है, कौन सी पार्टी जो है वो एज ए इंस्टीट्यूशन डेवलप होगी, उसमें डेमोक्रेसी होगी। जब बाहर से आगे बंदे को उठा लिया जाएगा, कभी जेल में डाल देंगे, कभी जलावतन कर देंगे, तो कैसे होगा ये? फिर नॉर्मल मुल्क तो है नहीं ना हमारा। मेरी बात सुने सर, 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था ना, 1948 का मैंने एक किताबचे में देखा कि वो मुसन्निफ ने लिखा है सेंट्रल जेल मुल्तान कि मैं सेफ्टी एक्ट के तहत बंद हो गया था, उसकी वजह से मुझे ये किताब पे काम करने का मौका मिल गया। मौलाना मौदूदी साहब ने तस्मीमुल कुरान की दूसरी जिल्द के दीबाचे में पहले लिखा है कि अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि मैं गिरफ्तार हो गया सेफ्टी एक्ट के तहत। अच्छा। उस वक्त लियाकत अली खान वजीर आजम थे सर। ठीक है, माफ कीजिएगा, किस्सा थोड़ा लंबा हो गया, हमारे पास वक्त की कमी है। बस एक आखिरी कॉलर हमारे पास इस वक्त है लाइन पे, सीमा शाहिद कराची से। जी सीमा जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम।
सर अभी आप अफगानियों पे बात कर रहे थे और आपने बड़ी एक तस्वीर कर दो, अफगानों पे बात कर रहे थे, अफगानियों पे नहीं। अफगानी जो है वो करेंसी है, लोगों को अफगान कहते हैं, ठीक है ना? अफगान ठीक है, अफगान पे बात कर रहे थे या किसी पे भी बात कर रहे थे। तो सर क्या हमें भी इतनी वैल्यू दी जाती है बाहर मुल्कों में? हम अगर बगैर पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और हम जो है वहाँ पर इसी तरीके से जाके रह सकते हैं? हमें भी इतनी आज़ादी मिल सकती है? पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि आज़ादी की बात ये, तो मैंने बहुत पहले एक दफा कहा था कि इस मुल्क में जितनी आज़ादी है ना उतना किसी मुल्क में नहीं है। इधर तो बेपनाह आज़ादी है, बेपनाह आज़ादी है। तो सर यहाँ पर तो आज़ादी की बात ना की जाए तो बेहतर है। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इस आज़ादी को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि इस मुल्क में बेपनाह आज़ादी है। दो तीन चीजें हैं इस मुल्क में, अगर गवर्नमेंट के हवाले से बात की जाए ना तो गवर्नमेंट की रिट नहीं नजर आती है। क्यों नहीं नजर आती है? क्योंकि आज़ादी है, आज़ादी है और बेपनाह आज़ादी है। हर आदमी अपनी मनमानी करता है। तो मुझे ये लगता है, मुझे पाकिस्तान में रहते हुए ये लगता है कि हमारी आज़ादी को थोड़ा सा कम किया जाए। अल्लाह ताला इस आज़ादी को नज़र ना लगने दे किसी की, ना अपनों की ना गैरों की। थैंक यू मच सीमा साहिबा। वक्त की कमी की सबब हम आपकी बहुत ज़्यादा और मज़ीद गुफ्तगू नहीं सुन पा रहे, हालांकि इश्तियाक बहुत है। इंशाअल्लाह फिर किसी हफ्ते में आपसे गुफ्तगू का शायद मौका मिल जाए। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।